जब्बार, आज यहाँ पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की आप लोगों देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं रखी है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। की? ठीक है, क्या मामला है पूरा? देखिए, मुझे जो बुलाया गया है, जो इसमें टेक्निकल इश्यूज़ थे, जो उन्होंने एफआईआर की इन 9 लोगों के खिलाफ, तो उस ताल्लुक से मुझे यहाँ पे बुलाया गया है कि क्या टेक्निकल फ्लॉज़ हो सकते हैं, क्या टेक्निकल चीज़ें हो सकती है इसमें और क्या कर सकते हैं। क्या है टेक्निकल चीजें? क्या चीजें आपने टेक्निकल बोल रहे हो, पर आप बताइए ना कि क्या टेक्निकल मामला है इसमें? क्या वजह हो गई कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस टेक्निकल जो मामला आप बता रहे हैं, दरअसल वो टेक्निकल मामला किसका, जो नईम खान पे एफआईआर हुआ है वो टेक्निकल मामला, या जो आप लोगों के साथ हैं उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है उस पर टेक्निकल मामला? देखिए, जो इनके ऊपर जो हुआ है वो टेक्निकल मामला है, और जो कब्रिस्तान का जो नज़्म नस्क वो चला रहे हैं वो एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से नज़्म नस्क चल रहा है। देखिए, मामला ऐसा है कि ये चीज़ें शॉर्ट में हल हो जाती है अगर उस दिन रात में नईम खान साहब खुद आ जाते हैं, जो पब्लिक बाहर जमा थी, और मैयत को इंतज़ार नहीं करवाते। उस वक्त इनके एक कमेटी के रुकन ने सिर्फ ये बात कही कि वो अभी सुबह में बात करेंगे 9 बजे 10 बजे, अभी वो सो रहे हैं। तो देखिए, एक ज़िम्मेदारी वाला ओहदा है और मैयत गेट पे खड़ी है और आप सो रहे हो, तो इस बात से पब्लिक नाराज़ हो गई। आप कोई कमेटी के सदर हो और आप एक मैयत को इंतज़ार करवा रहे हो और आप खुद सो रहे हो, तो ये चीज़ें पब्लिक को बुरी लगी, जिसकी वजह से इतना बाहर ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ। उसके अलावा जिस तरह से नईम खान का कहना है कि एड्रेस मुमरा का नहीं कौसा का एड्रेस था, तो क्या किसी भी कब्रिस्तान में हदबंदी हो सकती है कि सिर्फ इतने ही एरिया के लोग इस कब्रिस्तान में डेड बॉडी दफन कर सकते हैं, या फिर आज़ादी तौर पर कहीं की भी हो, सिर्फ एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए, डेड बॉडी कहीं की भी हो दफन कर? देखिए, जब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जब कस्तुनतुनिया फ़तेह करने के लिए निकले थे, तो उन्होंने वसीयत की थी कि जहाँ मैं इंतकाल कर जाऊँ मुझे वहीं दफन कर देना। तो इस्लाम का अकीदा तो ये है। तो ये जो हदबंदी आपने किस फतवे के मुताबिक निकाली हो, तो ये तो उनको जाके पूछना चाहिए सबसे पहली चीज़। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं कि भाई इसको यहाँ पे दफन करने दो या उसको वहाँ पे दफन करने दो। अगर ये इनको हरकत करना है, ऐसे डिसीजंस लेना है, तो सबसे पहले जो मुमरा की जो काफ़ी मस्जिदें हैं, तो मैं तो बोलूँगा मस्जिद को, इमाम को भी इसके अंदर शामिल किया जाए और फिर जाके एक रेजोल्यूशन पास करो कि ये हम लोग हदबंदी इस रीज़न से कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग मस्जिदों से जुड़ते हैं, जनाजे की नमाज़ें मस्जिदों से होती है और हर इलाके की अपनी अपनी मस्जिदें हैं। तो ये डिसीजन वाले चंद 13 लोग मिलकर पूरे मुमरा का डिसीजन नहीं ले सकते कि किसको दफनाने देना है, किसको नहीं देना है। एक गैर कानूनी है कम्प्लीटली। उनका कहना है कि जब ये कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हुआ था तो रीति बंदर से लेके अमृतनगर तक का ही उनको हदबंदी दी गई। देखिए, कब्रिस्तान में कब्र को दफनाना ये एक मुस्लिम फरीज़ा है, मुसलमानों का एक अकीदा है, मुसलमानों का तरीका ही है। तो ये तरीक़ेकार के ऊपर कोई दूसरा आके अपने व्यूज़ नहीं दे सकता। प्रशासन का भी कुछ लॉ होता है ना, तो प्रशासन के लॉ, प्रशासन खुद कॉन्स्टिट्यूशन में आप बोल सकते, आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते उस चीज़ को लेके। अगर प्रशासन ने ऐसे लॉ किए तो कल बिहार का आदमी यहाँ मरेगा तो आप दफनाने ही नहीं दोगे उसको। तो ये तो कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेशन हो गया इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर अमृतनगर कब्रिस्तान में रूल नहीं, जैसे कौसा कब्रिस्तान में भी यही हाल होता है कि वहाँ पे भी तदफीन का अमल होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी रोका जाता है। वो भी वहाँ एरिया वाइज से जो अभी जो नया कब्रिस्तान बना है वहाँ पर भेजा जाता है कितने लोगों को। तो सिर्फ ये ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ नईम खान ही इस चीज़ को रोक रहे हैं और लोग नहीं रोक रहे? देखिए, कैसा है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, ये एक कहावत है हमारे लॉ में। तो कैसा है, थोड़ा सा आपके हाथ में पावर आता है तो आप उसका गैर जिम्मेदारी से उसका मिसयूज़ कर रहे हो। आप देखो, जब यूडी के अंदर कब्रिस्तान को एक बाकायदा रिजर्वेशन प्लॉट दिया गया था, उस वक्त एक लेटर दिया गया और कब्रिस्तान की जल्दी मांग की गई, और दूसरी जगह पे कब्रिस्तान जहाँ पे लोगों को नहीं चाहिए था, कब्रिस्तान की जगह ली गई। उस वक्त एक पॉलिटिक्स ऐसी हुई कब्रिस्तान के ट्रस्टीज़ की तरफ से, कुछ लोगों ने अपने कब्रिस्तान के गेट बंद कर दिए। अमृतनगर वालों ने बोला कि भाई वहाँ से यहाँ तक कि मैयत को यहाँ पे दफनाया जाएगा। कौसा वालों ने बोला इसमें बॉडी डिकम्पोज हो नहीं रही है, मजबूरी में जाके उस इलीगल कब्रिस्तान में दफनाना पड़ा। तो इस तरीके से ये मिसयूज़ हुआ और एक हाथ से कब्रिस्तान चला गया। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत गौर करने वाली चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों की जो आखिरी जो जगह है, पनाहगाह, हालांकि आर्टिकल 21 भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आदमी को चॉइस उसे कहाँ दफनाना चाहिए। हम ये तो नहीं करेंगे हमको रास्ते के बीच में दफनाओ। आप देखो, मौलाना शोएब ने खुद अपने विल की और उन्होंने अपने मदरसे में अपने आप को दफना दिया, उनकी वसीयत थी। तो मुमरा की एक बहुत बड़ी हस्ती है, तो एक आलिम अपने लिए ऐसा कर रहा है, तो आप चंद ट्रस्टी क्यों इस चीज़ को रोक रहे हो? जब्बार भाई, आपने कहा कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो मतलब किस हैसियत से आए हैं? कहीं ना कहीं आप इनसे जुड़े नहीं, किस हैसियत से आए, मतलब एडवोकेट के तौर पर आए हैं या जो है शहरी? देखिए, मैं मुमरा का शहरी भी हूँ और मैं एक एडवोकेट भी हूँ, तो मेरी दोनों तरीके से ज़िम्मेदारी है।
तो मैं अभी इन्होंने जो मुझे बुलाया था तो मैं एक एडवोकेट के तौर पर आया था कि इनके ऊपर भी एक एफआईआर हुआ है, और इसके अलावा मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि भाई मुमरा के अंदर शहर में जो कब्रस्तान का मामला है, इस मामले में कुछ होना चाहिए आगे बढ़कर। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें दरअसल मानहानि का मामला है, ट्रेस पास का है, तो क्या एक संस्था इस तरह की एफआईआर रजिस्टर करा सकती है कि जो एक तरह से वो सार्वजनिक जगह भी कहा जा सकता है, और एक तरह से ये भी है मामला कि जो गेट ढकेल कर अंदर जाया गया उस वजह से ट्रेस पास का मामला हुआ है, तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए, उसमें क्रिमिनल ट्रेसपास के इन्होंने कलम ऐड किए एफआईआर में। सबसे पहली चीज़ आप ये देख लीजिए, पब्लिक ट्रस्ट है जो जमीयत अल मुस्लिमीन है, जो चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है, 2014 का उन्होंने एफआईआर में लिखा हुआ है। और जो कब्रिस्तान की जगह पब्लिक प्लेस है, ये किसी ने गिफ्ट किया है कि कब्रिस्तान को कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रेस पास की जहाँ तक बात है, तो जिन लोगों ने मैयत दफनाने की, वहाँ पे मैयत दफनाने के लिए गए थे वो लोग, उनका कोई इंटेंशन चोरी करना नहीं था, मुर्दा चोरी करना, कफन चोरी करना या अंदर से कोई सोना चोरी करना नहीं था। कब्रिस्तान में कब्रें मैयत ही दफनाई जाती है। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, मैयत को दफनाने के लिए अंदर गए, काफ़ी लोग थे, तो क्रिमिनल ट्रेस पास पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं होता। ये जो जगह, ये पब्लिक प्लेस है, इन्होंने जाकर झूठा एफआईआर किया है, वहाँ पे गलत बयानी की है, और पुलिस को ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि ट्रेस पास किस चीज़ पे करना चाहिए और क्या नहीं, और बिना सोचे समझे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो एफआईआर रजिस्टर किया गया है उनका। जिस तरह से भी महिला की मौत हुई, जो नूरजहां नाम की महिला है, तो ट्रस्टी नईम खान का कहना है कि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ट्रस्ट में सबमिट नहीं हुआ है, तो ऐसे में उस महिला का सर्टिफिकेट लेने में जो है काफ़ी दिक्कत आएगा, तो आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊंगा, देखो आपके पास में एक ये है, मेरे पास ये जमीयत अल मुस्लिमीन को उन्होंने 1900 रुपया भरा है। आप गौर से देख लो, आप कैमरे में देख लो एक बार गौर से, सामने देखिए, सामने। दिख रहा है आपको? ये सिर्फ उनके झूठे एफआईआर को प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपनी मनमानी से उस डॉक्यूमेंट्स को रोके रखा है। हालांकि वो डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं कि भाई ये फला फला औरत मैयत यहाँ पे तदफीन हुई है, इनको डॉक्यूमेंट दे दीजिए। वो धंधा करने के लिए आप 1900 रुपया दे सकते हो, कब्रिस्तान फंड के नाम पर आप ले सकते हो, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देने में तकलीफ है। और उन्होंने ही कहा कि भाई जब रात में वो मेरे पास लेके आए तो मैंने कौसा देखकर, उनके इंटरव्यू में है नईम खान साहब के, कि कौसा देखकर मैंने उनको यहाँ पे दफनाने से इनकार कर दिया। हालांकि वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो बीकॉम एलएलबी है, लॉ की पढ़ाई जानते हैं, कानून जानते हैं, मेयर रह चुके, तो उनको इस बात पे ये समझ होनी चाहिए कि भाई डॉक्यूमेंट्स को कैसे हम लोग स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, उसको पेरूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो बस एक आधार कार्ड की बुनियाद पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप देखो ना, इलेक्शन के वोटर आईडी कार्ड के अंदर कैसे कैसे फोटो और कहाँ के नाम होते हैं। उन्होंने एफआईआर में उन्होंने एक बात लिखी है कि इन लोगों ने दो धर्म के अंदर तेढ़ निर्माण करने की कोशिश की। अभी देखिए, सारा मामला मीडिया के सामने है, हर कोई जानता है, दफनाने वाला भी मुसलमान है और ट्रस्ट जो है वो भी मुसलमान है। तो दो धर्म की बात आई कहाँ से? मैं तो बहुत मैं तो शॉक हूँ कि पुलिस ने इस बात को लिया कैसे, किस दो धर्म में तेढ़ निर्माण हुई है? हर कोई चाह रहा था कि मैयत को वहाँ पे दफनाने दिया जाए, तो ये बात भी सरासर गलत है। और इन्होंने बस झूठा एफआईआर प्रूफ करने के लिए गर्मजोशी से जाकर उन्होंने एफआईआर कर दिया, बस एक बदले की भावना में, और उसी एफआईआर को सच्चा प्रूफ करने के लिए उस मैयत के डॉक्यूमेंट्स रोके जा रहे हैं। आज जो नईम खान पर एफआईआर कराई गई है आप लोगों की तरफ से, तो उसमें भी नईम खान का ऐसा कहना है कि उनके घर में कोई भी गया नहीं था, किसी भी तरह की कोई धमकी जो है नहीं दी गई है, सरासर झूठ बोला गया। देखिए, वो जो एफआईआर है उस मैयत के बेटे ने किया है, और उसके अंदर उन लोगों के साथ जो ज़्यादती हुई है, नईम खान साहब ने सोशल मीडिया में, देखिए एक्स मेयर रह चुके हैं, लाखों करोड़ों इनके फॉलोवर है, बड़े रसूखदार आदमी है, तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया में आपके चैनलों पे उन्होंने बैठ के कहा कि उसको गला दबा के मार दिया होगा, उसको ये कर दिया होगा। उस शख्स के घर में 3 दिन का मातम चल रहा है, कोई लोग कुरान खानी कर रहे हैं, कोई क्या मामला चल रहा है, और उसके घर में जब उसने वीडियो देखा तो उसका भी एक ज़मीर है, उसका भी एक ज़मीर हर्ट हुआ। वो गई एफआईआर करने के लिए, उसकी मैयत को रोका गया 18 घंटे तक। भाई किसी भी मैयत की बेहुरमती करना अच्छी बात है क्या? तो आपने गेट बंद करके या रुका के किसी ना किसी तरीके से मैयत की बेहुरमती की। और मैयत की बेहुरमती ये हमारे एक रिलीजियस फरीज़ा है, जब आदमी मरता है तो उसको दफनाया जाता है। ये हमारा रिलीजियस, जैसे हम नमाज अदा करते हैं उस तरीके से एक फ़र्ज़ है कि मैयत को दफनाना है। तो आपने उस चीज़ की इंसल्ट की है, बस एक ट्रस्ट के नाम पर और अपनी सदारत दिखाते हुए। जिस तरीके से एफआईआर जो दर्ज की गई है, तो क्या लगता है अगर कानूनी कार्रवाई होती तो क्या बॉडी को निकाला जा सकता है? ऐसा कुछ है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, वो कोई कत्ल वाली बॉडी नहीं है। कब्रिस्तान में तो कब्रिस्तान है ही दफनाने के लिए, वहाँ पे इंसान की बॉडी दफनाई जाएगी, क्यों निकाला जाएगा उसको वहाँ से? सरकार तो कुछ भी कर सकती है
नहीं, इसमें सरकार का मामला ही नहीं है, सरकार का कोई लुकआउट नहीं है इस चीज़ों में। खान का साफ तौर पर कहना है कि आपके तरफ से भी एफआईआर हुई है, उनके तरफ से भी एफआईआर हुई है। ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट फैसला देगी। अगर कोर्ट का ऑर्डर रहेगा बॉडी निकालने का तो हो सकता है। देखिए ये क्रिमिनल केस है, इसमें बॉडी निकालने की कोई बात ही नहीं है। ये उनको या तो उनके नॉलेज में नहीं है। मैं बस एक बात ये बता दूं, अगर करना चाहे तो देखिए चैरिटी कमिश्नर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, नईम खान साहब के ऊपर इसमें इंक्वायरी बैठा सकते हैं कि भाई आपने रात में इतना माहौल क्यों ख़राब किया। चैरिटी कमिश्नर उसमें आए और एक्शन ले रहे कि भाई आपको क्या क्या पावर दिए गए, आप आपके हकूक़ का बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। करने के लिए बहुत है, कानून उनके पास है तो कानून यहाँ भी है। कमीशन में मामले को लेके गए हैं। देखिए गए नहीं अभी तक। मैं चाहूँगा कि वो शहर के बुजुर्ग आदमी है, बड़ी हस्ती है, बैठे बड़प्पन दिखा इस मामले को ख़त्म कर दे, तूल देने से बेहतर है। खत्म कहाँ से होगा जब दोनों तरफ से एफआईआर पे एफआईआर हो रही है, तो खत्म कैसे होगा? देखिए पहली बात तो उन्होंने झूठा एफआईआर किया, मैंने आपको सामने सामने बता दिया, 2 धर्म थे ही नहीं वहाँ पे। उन्होंने फिर बोला कि 2 धर्म में तेढ़ निर्माण हो गई। पब्लिक प्लेस को बता दिया, उसमें ट्रेस पास हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। सामने सामने उनके कलम झूठे दिख रहे हैं। और जिस उस मैयत की बेहरमती हो रही है, एक महिला की मैयत है, वो उसको 18 घंटे रुकाया जा रहा है। मैयत से बू आती है, बदबू आती है। ये कहाँ का कानून है कि मैयत को आप रुकाएं? आरिफ भाई क्या कहेंगे, पूरा मामला आपके सामने है, आज यहाँ पे तमाम लोग जमा है, क्या कहेंगे इस मामले पे? ये अपने एकदम ज़ात की है और ये सब ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो किए हमको भी रात को 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन आया, 6 बजे से छोकरे लोग खड़े थे, बोले भाई दफनाने नहीं दे रहे, ज़रा बोलो सिफारिश करो कि भाई ज़रा दफना। अब इधर इधर तो ऐसा है कि ये मैयत नहीं, कोई भी मैयत होती है ना, तो बोले बॉस को फ़ोन करता हूँ कि दफनाने का कि नहीं दफनाने का। और वसीम सैयद तो उधर बैठा ही था, बस बोले मामला निपट गया है, बहुत सुबह में परमिशन दे देंगे और दफना देंगे। अरे पन मैयत में क्या परमिशन लेना है और क्या दफनाना है? और तुम बोल रहे हो कि हम बॉस से मीटिंग करेंगे और फिर बाद में वो करेंगे, ये तो गलत बात है ना। एक तो तुम 40 बरस से सीट पे बैठे हो यार, और एक तो तुम इलेक्शन कराते नहीं हो। और जब कोई, देखो यार, अगर मैं कोई झूठ बात बोलता हूँ तो मेरे को है ना सुबह नसीब नहीं होगा। मैं एक बात बोलता हूँ, एक बात ये बोलता हूँ कि मेरी वालदा गुजर गई, गुजर जाने के बाद है ना मैं कब्रिस्तान डेली जाने लगा, तो मैंने ना उधर की हालत देखने लगा कि भाई कुत्ते आ रहे, पेशाब कर रहे, बाउंड्री टूटी हुई है, सारी चीज़ें पे मैं मॉनिटरिंग करता, क्योंकि वो कब्रिस्तान से बहुत लगा हुआ है। 86 से उधर काम करता हुआ आया हूँ मैं, समझे। वो कब्रिस्तान से एक्चुअल लगा हुआ है। जब मैंने 86 में कब्रिस्तान कमेटी में ज्वाइन हुआ तो 94 में रिजाइन कर दिया मस्जिद बनने के बाद। आप ये समझो, रिजाइन करने के बाद फिर और एक बार रहा है, बोले यार एक जगह छोटी सी कब्रिस्तान के लिए खरीदना है, फिर आप आओ जमात में। मैं बॉस बोले चलो ठीक है 6 महीने साल के लिए अपन, फिर टेम्परवरी काम किए, फिर रिजाइन दे दिया, आ गए। फिर इधर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट पड़ गया, वो भरनी का, झाड़ तोड़े, वहाँ मुर्दे दफन होने के लिए जगह नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था, भरनी करना था और भरनी करने वाला कोई था नहीं और खर्चा बहुत बड़ा था। बॉस तो 1000 रुपया देने को तैयार नहीं थे। अब करे तो क्या करे, हमने 6-7 महीना 8 महीना सर्वे किए, करने के बाद डिक्लेयर कर दिए कि भाई अक्टूबर के अंदर हम भरनी चालू कर देंगे। भरनी चालू किए, करने के बाद पूरी भरनी होने के बाद हम सुबह में ऑफिस में गए तो बोले आप वो कब्रिस्तान के फॉर्म पे आप साइन नहीं कर सकते, बोले चेयरमैन ही आपकी खत्म हो गई। यानी वो लोग बुलाते थे और निकाल भी देते थे, ऐसा नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि मैं मेरे पीछे लद्दा पड़ा है, वो मैं बोलता हूँ कि ये सब गलत बात है। वो है ना हमेशा जलील करने को देखते हैं मेरे को। अरे भाई मैंने क्या खाया हूँ उनका, क्या कर रहा हूँ? अरे वो तो वो जब बुलाए जब मैंने गया हूँ और रिजाइन करके फिर काम पे गया हूँ, 6 महीना काम करता हूँ फिर रिजाइन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम खत्म हो जाता है। मैं कोई ट्रस्ट के अंदर, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना सदर का इंटरेस्ट है। आज जामा मस्जिद वाले बुलाते कि भाई ट्रस्ट में आओ, हम नहीं आते भाई ट्रस्ट। हमको गुनहगार नहीं होना है ट्रस्टी बन के, हम ट्रस्ट के लिए नहीं, हम जो सही बात है। अब उधर कोई काम कराओ बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो आप हिसाब लिखो सामने, अब पैसा नहीं है, नील है बैलेंस, तो हम पब्लिक से आवाज लगाते हैं। जो मामला हुआ उस पर थोड़ा सा बात की, जो मामला महिला की डेड बॉडी को लेकर हुआ है, हाँ, तो उस मामले को लेकर जिस तरह से नईम खान साहब का कहना है कि जो डेड बॉडी दफन की गई वो एक
अलग तरीके से दफन की गई है। देखो किसी संस्था के प्रॉपर्टी में जबरन देखो रात के 10:30 बजे हम लोग गए, ठीक नहीं। रात के 10:30 बजे हम लोग गए, वसीम सैयद को बोले भाई इतना हंगामा हो रहा है, इसको बॉस को बोल के आप दफना दो, बात खत्म हो जाती है, पब्लिक बहुत भीड़ जमा हो रही है। तो बोले अरे आरिफ भाई आप टेंशन मत लो, मैं सुबह सुबह जाके नईम भाई को बोल देता हूँ और सुबह में दफन कर दो। मैं अल्लाह बिल्ला मैंने फिर इधर आया नहीं किधर दरगाह पे, फिर मैं ना 2:45 बजे पहुंचा तो दफना दिए थे। फिर बाद में पूछा तो बोले कोई परमिशन मिला नहीं, दफना दिए। नईम खान का ये भी मेरा कहना सवाल है, एक आपसे मिनट, नईम खान का ये भी कहना है कि जिस वक्त उन्होंने कहा कि ये कौसा की एड्रेस है, आप लोग मेमोरी या कौसा लेके जाइए, उसके बाद भी परिवार का कोई भी आता मेरे से ठीक से बातचीत करता तो डेड बॉडी दफन हो सकती थी, लेकिन उसमें सिर्फ फोन करके उनको कहा गया कि डेड बॉडी नहीं दफन करने दे तो इस्तीफा दे दे। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है उनको। उनको बोलो भाई लॉस के हिसाब से इलेक्शन करा देवे, और इलेक्शन करावे, जो इलेक्ट होगा सिलेक्ट होगा वो। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कहा कि मैं इतने सालों से उनसे जुड़ा था, मैंने 2 मरतबा रिजाइन देने की वजह क्या थी? रिजाइन मेरी आदत ये है कि काम खत्म हो गया, अपने हाथ में काम देते थे वो, और काम करते थे और फिनिश करते थे और रिजाइन करके चले आते थे। मेरे को कोई भी ओहदे पे बैठने का शौक नहीं है। मैंने 19 कमेटी में रह चुका हूँ, कहीं बम्बई में भी, इधर भी उधर भी, लेकिन मैं है ना काम खत्म। इसी सवाल को लेके मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि वसीम सैयद से मैंने बात की, जबकि आपने इतने सालों तक वहां पर काम किया, आप खुद नईम खान साहब से बात करके इस नहीं वो उनका फोन बंद आता था। वो वसीम सैयद को वे बोले तो बोले सुबह में, हाँ ऑफिस में थे, ऑफिस बैरियर है, हाँ ऑफिस बैरियर। रुकने हो कभी कमेटी में सभी जिम्मेदार है, तो आखिरी फैसला दफनाने के लिए नईम खान ही करते हैं। हाँ नईम खान करते, नहीं नहीं एक दूसरे में डालते, वो नईम खान साहब ही करते। 6:30 बजे से उनको कंटिन्यू कॉल किया जा रहा था, ठीक है। पहले तो वसीम सैयद साहब से बात हुई है कि सबसे पहला कॉल मैंने उनको ही किया था, तो उन्होंने पहले विदिन हाफ एन आवर के अंदर मेरे को परमिशन दे दी कि आप दफना दो, गेट पास आपको मिल रहा है। फिर सडनली क्या हुआ पता नहीं कि उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया, बोले कि फहद काजी साहब है जो चेयरमैन है कब्रिस्तान के, उनसे बात करो शायद वो काम हो जाएगा। तो फहद काजी साहब से कंटिन्यू कॉल करते करते फिर वो बंदे ने मुझे फिर डिनाई कर दिया कि बोले कि तुम एक काम करो, हमारे सदर से बात करो। अब सदर को कंटिन्यू कॉल करो, मैं कंटिन्यू 4-5 घंटे से वो बोल रहे किसी का कॉल नहीं आया। मैंने खुद उनसे बात की थी, 2 मिनट की लंबी चौड़ी बात हुई है, मेरे पास कॉल हिस्ट्री है पूरी। और मैं सबसे बात कर रहा था, फहद काजी, वसीम सैयद और नईम खान को। नईम खान ने एक ही चीज पे आके आए, रुक गए कि तुम्हारा आधार कार्ड पे कौसा लिखा हुआ है, मैं अमरूद नगर कब्रिस्तान आपको दफनाने नहीं दूंगा, आपको MM वैली ही जाना पड़ेगा। और मैं उनसे बोल भी रहा हूँ कि वो पूरे डॉक्यूमेंट पे सबके एड्रेस पे सेम लिखा हुआ है अमरूद नगर शिवाली नगर। वो अपडेटेड आधार कार्ड है वो अपने पास है नहीं अवेलेबल, लेकिन मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा, उसको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा। लेकिन वो देखने तैयार ही नहीं थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके इन लोग ने ये सब चीजें बखंडा खड़ा किया। इसमें उनका ये भी कहना है कि ये सब पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जाए। अरे लेकिन कब्रिस्तान जो चला रहा है वो खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं। नईम खान साहब खुद कभी MLA साहब जितेंद्र अवस्थी की पार्टी में रहते, कभी नजीब मुल्ला साहब की पार्टी में रहते। अभी FIR में उन्होंने लिखा है कि मैं अजीत दादा पार्टी का अध्यक्ष हूँ। हाँ, उनके बेटे नईम खान मेराज खान साहब कौन है, वो भी एक पॉलिटिकल लीडर है। वसीम सैयद साहब कौन है, वो भी एक पॉलिटिकल लीडर है। सब कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए। ये क्या बेवकूफ बनाने का धंधा है। और अभी कुछ देर पहले बोले ना नईम खान साहब, कोई बोला कि उनके घर वाले अगर मेरे पास आते तो मैं दफनाने दे देता। पहली बात तो आप चेहरा देख के दफनाने दोगे कि डॉक्यूमेंट्स पे दफनाने दोगे? जब आदमी के पास डेथ सर्टिफिकेट है, आदमी के आधार कार्ड पे और मरहूम के आधार कार्ड पे और उनके शौहर और उनके बच्चे के आधार कार्ड पे अमृत नगर लिखा हुआ है, अपडेटेड आधार कार्ड भी आ गया, फिर भी आप अपनी तानाशाही चला रहे हो, तो ये तानाशाही है। नईम खान साहब इतने सीनियर आदमी है, हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे और सब कुछ करते थे, तो मैं समझता हूँ कि नईम खान साहब को जो भी शहर का मसला है, सबसे पहली अव्वल सब में उनको आगे शहर का मसला हल करना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्स मेयर रह चुके। तो हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि अब ये जो हो गया, आइंदा किसी का भी ऐसा इंतकाल हो तो नईम खान साहब को फौरन उनको दफनाने की परमिशन देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक तरीके से उनको वहां से हटाने की, वापस से इलेक्शन करने की एक साजिश रची जा रही है। साजिश थोड़ी है, ये तो रूल है, एवरी 3 इयर्स आपको इलेक्शन करना है। देखिए ये बात ऐसी है, जब कोई भी आदमी फिजिकली इन्फॉर्म होता है
या उस संस्था को चलाने के लिए इनकैपेबल होता है जहनी तौर पर या उम्र की वजह से, तो ऐसे आदमी को खुद ही रिज़ाइन दे देना चाहिए, उसको रहना नहीं चाहिए। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, आपको रात में आने का मसला है, तो ये बायलॉज में हमेशा एक प्रोविज़न होता है, या आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गया हो या कोई क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हुआ हो, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि उसको ट्रस्ट में नहीं रखा जाता। ये होता है, अक्सर ट्रस्ट में होता है ये। तो आप फिजिकली इनकैपेबल हो या मेंटली रिटार्डेड हो, तो ऐसे पर्सन को निकाल। मैं इनके बारे में नहीं कह रहा कि मेंटली रिटार्डेड है, ये तो गलत लेंगे फिर एक एफआईआर करने जाएंगे वो। मैं सिर्फ एक मामला बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये होता है कि ट्रस्ट में आप उस चीज़ को निकाल सकते हो और हट सकते हो ट्रस्ट से, बस। तो इस बिना पर उस दिन रात में ऐसी हुआ कि उनको सुबह में उन्होंने कहा कि भाई ये रात में सो रहे हैं, और इनके जो दूसरे कमेटी के रुकने उनका ऐसा कहना था कि आप सुबह तक इंतज़ार करें। तो ये चीज़ जो था एक एडमिनिस्ट्रेशन को बिगाड़ने वाली चीज़ थी कि आप मैयत को इंतज़ार करवा रहे हो सुबह तक, तो एक गैर जिम्मेदाराना तरीका था ये। तो इस बात पे ये चीज़ निकली कि आप रिज़ाइन दे दो, तो कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है उसके लिए।